हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल खत्म करने के बाद पैरेललोग्राम ज्योमेट्री की 13वीं शीट शुरू करेंगे। उसके बाद केवल हमारा सर्कल बाकी रहेगा जी। कल मैंने आपको सबसे आखिर में ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बताया था। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, उस पर एग्जाम्पल भी लिया था। उस पर बेस सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये करके बताएंगे जी। कौन करेगा स्टूडेंट इस सवाल को? बोला ये गया है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है और मेरे दोस्तों बीडी स्ट्रेट लाइन है, बीडी डायगनल है। सवाल में लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा, बीडी डायगनल है। बीडी डायगनल है मेरे प्यार में। बोला है डीपी 8, डीपी की लंबाई 8 है, पीबी मेरे दोस्तों 2 है। पीसी जो है वो डीबी पे परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे भाई। ये जो लाइन है पीसी, ये इस डायगनल पे परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है एपी की लंबाई क्या होगी। एपी की लंबाई करके बताएं मेरे प्यारे भाई। एपी की लंबाई, बीडी डायगनल है। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले आपको यह कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जैसे आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, जैसे आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ए बी सी, ठीक है, और ये 90 डिग्री वर्टेक्स है। 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया ये बीडी, तो बीडी का जो स्क्वायर होगा वो एडी गुणा सीडी होगा। बीडी का जो स्क्वायर होगा वो एडी गुणा सीडी होगा मेरे दोस्तों। बात समझे? कंसेप्ट है। मुझे एपी पूछा, एपी डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। अगर सीपी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। आप ये समझो कि समकोण त्रिभुज है, डीसीबी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, ये 8 है, 2 है, तो सीपी क्या आएगा? सीपी आएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट 8 गुणा 2। सीपी का स्क्वायर 8 गुणा 2 होगा। सीपी स्क्वायर बराबर 8 गुणा 2 का 8 गुणा 2 16, 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4। ये 4 आ गया मेरे दोस्तों। सीपी की लंबाई 4 है। अब आप मुझसे लड़ाई करोगे सर, लेकिन पूछा तो इसमें एबी एपी है। तो कल मैंने आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नहीं पढ़ाया था? बहुत अच्छा सवाल है। दो छोटे छोटे कंसेप्ट को इसमें मिक्स कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है कि चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, अगर रेक्टेंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट पी है, अगर आयत के अंदर पॉइंट पी है, तो आमने सामने के वर्टेक्स के दूरियों के स्क्वायर का सम बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? पी ए स्क्वायर प्लस पीसी 4 स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्या आएगा? अभी पीसी पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से पीए का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर 64 4 68, 68 में से 16 घटाएंगे 52, तो पी स्क्वायर 52 आ गया। 52 होता है 13 चौका 52, तो 4 का रूट 2, 13 का रूट 13, तो 2 रूट 13 सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, गजब का क्वेश्चन। गुड इवनिंग भाई। कर पाएंगे? दो दो कंसेप्ट इसमें मिक्स हो गए। ये कंसेप्ट मैंने लिख के आपका रिवीजन करवा दिया, और कल मैंने ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम आपको समझाई थी, ताजी ताजी याद होगी आपको। अगला सवाल मेरे दोस्तों हम लोग करेंगे। यहां पे सवाल नंबर है 17, करके बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल पूरी पूरी उम्मीद है इस सवाल के एग्जाम में आने की। नीचे दिए गए चित्र में आयत को मोड़ा गया है। द टोटल एरिया फिगर एज विजिबल, जो एरिया विजिबल है आपके सामने स्क्रीन पे, उसका एरिया 144 स्क्वायर मीटर है। हैड द रेक्टेंगल नॉट बीन फोल्डेड, यदि आयत को मोड़ा नहीं जाए तो करंट ओवरलैपिंग पार्ट जो है, जो एरिया ओवरलैप हो रहा है, वो एक स्क्वायर यानी कि वर्ग होगा। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल अनफोल्डेड रेक्टेंगल का टोटल एरिया क्या होगा? व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एरिया ऑफ ओरिजिनल अनफोल्डेड रेक्टेंगल। बिना मुड़े हुए वास्तविक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास ये आयत है, इस प्रकार से, जैसे समझिए कि आपके पास एक आयत है, इस आयत को हमने ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ने पर मेरे दोस्तों ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मेरे दोस्तों, ये एक स्क्वायर रहा होगा, वर्ग, ये एक स्क्वायर है। जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया ना, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, एक के ऊपर एक आ गया मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये जो एरिया अब सामने से विजिबल है,
इसकी वैल्यू है 144 स्क्वायर मीटर, 144 है ये जो एरिया विजिबल है। बोला अगर आयत को नहीं मोड़ा जाता तो जो मेरे प्यारे भाई वास्तविक आयत है, बिना मुड़े हुए वास्तविक आयत का एरिया क्या होता। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो आयत की जो चौड़ाई आपको 6 दे रखी है, तो मेरे दोस्तों आयत की चौड़ाई ये 6 होगी। मेरे प्यारे भाई ये भी तो आयत की चौड़ाई ये भी तो 6 ही होगी, 6। तो आप साफ साफ देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि एक स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग। आप एक बात बताओ कि जब आप इसको वापस से अनफोल्ड करोगे, जब आप इसको वापस से अनफोल्ड करोगे मेरे प्यारे भाई, तो हुआ क्या, ये एक स्क्वायर था, ये ट्रायंगल ना एक के ऊपर एक आ गया, ये वाला एरिया विजिबल हो जाएगा, ये एरिया और बढ़ जाएगा। बताओ ये एरिया बढ़ जाएगा जो मैंने पीला पीला किया है। जब आप इसको वापस से अनफोल्ड करोगे, वापस से सीधा करोगे, तो ये एरिया जो मुड़ने से छिप गया था ये बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बोलो, आप बोलोगे हाँ सर ये बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये स्क्वायर का आधा है भाई। अगर स्क्वायर की साइड 6 है, अगर स्क्वायर की साइड 6 है तो स्क्वायर का एरिया होता है 36। 36 का आधा मेरे दोस्तों 18, यानी कि ये जो एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट है। तो जब आप आयत को वापस से अनफोल्ड करोगे तो एरिया 18 स्क्वायर यूनिट और बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल आयत का जो एरिया होगा 144 प्लस 18 162 होगा, सी ऑप्शन। 162 स्क्वायर मीटर इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल था। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अच्छी तरीके से आगे चलेंगे, है ना। बेसिक सवाल था ये। सवाल मैथ से ज्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन, 156 नहीं है, 162 इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 18, करके बताएं। सवाल नंबर 18 है आपके सामने, करके बताओ जल्दी से। जी, बहुत ही बेहतरीन और गजब का सवाल इसको हम कहेंगे। बोला है दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक आयत है जिसकी भुजा एस आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है। आयत है एस आर पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एस टी से टी आर का रेशियो 4:5 है। एस टी से टी आर का रेशियो 4:5 है। अब बोला क्या है, लाइन पीओ विकर्ण एस क्यू पर परपेंडिकुलर है। ये डायगोनल है एस क्यू, और ये जो लाइन पीओ है ये डायगोनल पे परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का है। बोला यदि पीक्यू की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है तो एसपी का मान बताएं। पीक्यू की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है तो एसपी का मान बताएं। सवाल है मेरे प्यारे भाई, चलेगा। सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सवाल के अनुसार मेरे दोस्तों आयत है, बोला गया कि एसटी से टीआर का रेशियो 4:5 है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल का। ये एसटी से टीआर का ये जो रेशियो है ये 4:5 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल है। आपको पीक्यू की लंबाई दी है 10.5, आपसे एसपी की लंबाई पूछिए, करके बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 4 है, ये पूरी भुजा कितने, 4 5 9 यूनिट, ये पूरी भुजा 9 यूनिट है तो ये भी तो 9 यूनिट आएगा, ये भी तो 9 यूनिट आएगा।
ये 4 यूनिट है, ये 9 यूनिट है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर 4 5 9 हो गया, ये सर्कल क्यों लगा है? कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे दोस्तों, रेशियो है, ये लंबाई का रेशियो। मैं रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। ये एस टी से पीक्यू की लंबाई का रेशियो 4:9 आ गया। आपको यहां पे कैंची फिगर दिखाई दे रही है, मैंने सिमिलरिटी में आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों। कैंची फिगर, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। आप बोलोगे हाँ सर ये पैरेलल है मेरे दोस्तों, ये 4:9 का रेशियो है, 4:9 का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 का। आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये अल्फा ये अल्फा। अभी ये भी 4:9 होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 है तो ये भी 4:9 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर अगर 4:9 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, तो एस ओ से ओ क्यू का रेशियो भी 4:9 ही होगा। ये भी मेरे दोस्तों 4:9 ही होगा। लंबाई अलग अलग होगी, रेशियो 4:9 ही होगा। अगर ये 4:9 का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, तो अल्फा के सामने या अल्फा के सामने भी 4:9 का रेशियो होना चाहिए। कैंची फिगर याद है कि सब भूल भाल गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बोलोगे सर आपने यही क्यों कैलकुलेशन की? ओके, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कई सारी थ्योरम पैदा होती है मेरे प्यारे भाई। और मुझे वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो आप मुझे बताओ एडी से सीडी का रेशियो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं यहां से मेरे प्यारे भाई, एडी से सीडी का रेशियो क्या होता है? एडी रेशियो सीडी, इन दोनों का रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों? एडी रेशियो सीडी क्या होता है? ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। याद है किसी को ये थ्योरम? याद है मेरे दोस्तों किसी को ये थ्योरम याद है? आप बोलोगे हाँ जी सर होनी तो चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो होता है, एडी से सीडी का जो अनुपात होगा वो ए बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर होगा। ए बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर पढ़ाया मैंने आपको समकोण त्रिभुज में। ये देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो एसपी क्यू, मुझे इसी पे काम करना है। ये साइड दी है, ये पूछिए आपको, ये साइड दी है, ये पूछिए। तो इन दोनों का अनुपात चाहिए ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री त्रिभुज में हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर डाला गया, 4:9 का रेशियो है, 4:9 का अनुपात है। तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, 90 का 9 का अंडर रूट 3। अगर ये रेशियो 4:9 है मेरे प्यारे भाई, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो अंडर रूट हो जाएगा। है भाई, ए बी से बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी से बी सी का रेशियो अगर निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा। 4:9 का अंडर रूट 2:3। ये इन दोनों का रेशियो आ गया 2:3। आपको सवाल के अनुसार पीक्यू की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है, 3.5 गुना, 2 की वैल्यू भी 3.5 गुना होगी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं है उन बच्चों के लिए जिनको ये थ्योरम्स ना पता हो। एक ही सवाल में कई कई थ्योरम इस्तेमाल हो रही है। 8.4 गलत है सौरभ। 7 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है मुझे लगता है। अब हम आगे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 19, करके बताएं मेरे दोस्त। 19वां सवाल, चूंकि ये सवाल एसएससी में नहीं आया है, एसएससी के अलावा पेपर्स में आया है, लेकिन ये सवाल मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए मैं इस सवाल को मेरे प्यारे भाई करवाऊंगा आपको। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। चलिए, सवाल को करने से पहले कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट जैसे मेरे प्यारे भाई आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त। अगर सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाया जाए मेरे प्यारे भाई, अगर सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाया जाए, आयत इस सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मेरे प्यारे भाई ये एक रेक्टेंगल ए बी सी डी बनाया गया आयत, तो आपको समझना चाहिए बड़ी बेसिक सी बात है, यानी कि इस आयत के जो चारों शीर्ष है वो सर्कल की परिधि पे हैं। तो इस आयत का जो डायगोनल होगा, जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा मेरे प्यारे भाई, जो आयत का विकर्ण होगा, जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, वही इस सर्कल का डायमीटर भी होगा, वही इस सर्कल का डायमीटर भी होगा मेरे दोस्तों, वही सर्कल का व्यास भी होगा। आप बोलोगे सर कैसे? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और हमने आपको ये पढ़ाया है
कि सेमी सर्कल यानी कि आधा वृत्त खींचा जाए तो सेमी सर्कल में बना कोण आप बनाओगे तो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। बच्चों अगर ये कोण 90 डिग्री का बना 90 डिग्री का, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, सेमी सर्कल अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में सेमी सर्कल बनता है यानी कि एसी क्या होगा, सर्कल का डायमीटर होगा, और डायमीटर है तो मेरे दोस्तों सेंटर इसी लाइन पे होगा मेरे प्यारे भाई। सेंटर जो है सर्कल का, जो सेंटर है मेरे प्यारे भाई, यही डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी सेमी सर्कल होगा अर्धवृत्त। छोटा सा कंसेप्ट है, सभी को समझ में आ गया? ध्रुव जी आपको समझ में आया? श्रेया वेरी गुड, आप बोलोगे जी। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया तो इस कंसेप्ट में आपसे 2 सवाल पूछूंगा, ये वाला सवाल है, करके बताएं, जल्दी से करो जरा आप, जल्दी से सवाल करें। आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें बोला है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जो O केंद्र वाले वृत्त के अंदर है। ये आपके सामने चित्र दिया है जिसमें बोला ABCD एक आयत है, और इस आयत का, ये जो आयत एक सर्कल के अंदर है, सर्कल का जो सेंटर है O है। भुजा AB भुजा BC से बड़ी है, लाइन पढ़ेंगे, AB बड़ी है BC छोटी है, ठीक है। सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है। यह भी बोला गया है कि सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का जो अनुपात है वो पाई रेशियो √3 है, पाई रेशियो √3 है। सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का अनुपात पाई रेशियो √3 है। बोला है एंगल ODC एंगल ADE के बराबर है। एंगल ODC, ODC, ODC मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल ADE ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों कोण बराबर है। ODC थीटा तो एंगल ADE थीटा। आपसे पूछा AE से ED का रेशियो, AE कहां है, ये AE है और ये AD है। AE से ED का रेशियो पूछा है, 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। अब बताओ, जहां राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा वहीं त्रिकोणमिति लगती है मेरे दोस्तों, वहीं ज्योमेट्री लगती है। आपको पूछा है AE से ED का रेशियो पूछा है। अगर मैं AE और AD किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज ADAE में है, मुझे इस त्रिभुज में कैलकुलेशन करनी है इस वाले में मेरे प्यारे भाई। सवाल के अनुसार ये बोला गया है, सॉरी, कि भाई जो आपका एंगल ODC है वही एंगल ADA, अगर ये कोण थीटा है बच्चों तो ये कोण भी थीटा है। आप ध्यान सुनिएगा, इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और सटी हुई साइड AD बेस है। तो मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन बताता है, tan थीटा। यानी कि मुझे इस सवाल में tan थीटा के वैल्यू निकालनी है। थीटा पता चल गया तो उसका टेंजेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड AE परपेंडिकुलर है और AD आपका बेस आधार है, 90 डिग्री के सामने D कण है, तो tan थीटा बराबर आएगा AE रेशियो AD। मुझे AE से AD का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब मुझे थीटा कोण पता करना पड़ेगा। जिंदगी का मकसद है थीटा का मान निकालना, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर इस तरीके से एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाया गया है, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आयत है ABCD। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो इस आयत का डायगोनल होगा, जो इस आयत का विकर्ण होगा मेरे प्यारे भाई, वही सर्कल का डायमीटर भी होगा, सर्कल का सेंटर हो गया मेरे दोस्तों। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, 2 तरीके। पहला तरीका है बेसिक से, दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से। बेसिक से कैसे कि भाई माना आयत की लंबाई A है ना, चौड़ाई B है, कि माना सर्कल की जो रेडियस है वो R है, इस हिसाब से। अब उसमें भी समय लगेगा। मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों यहां पे सर्कल की जो रेडियस है R है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है मेरे प्यारे भाई, ये कोण थीटा दिया है। तो आप मुझे बताओ BC क्या आएगा? ये 90 डिग्री है, मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों। अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा, ये थीटा ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस है 2R, हाइपोटेनस है 2R, तो क्या आ जाएगा 2R cos थीटा, ये 2R cos थीटा होगा मेरे प्यारे भाई। थीटा से सटी हुई साइड, थीटा के सामने आएगा 2R sin थीटा। अगर मैं त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करूंगा, मुझे आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, मुझे यहां पे ये एरिया का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों,
ये सर्कल के और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो दिया है, यहां से जब मैं इक्वल करूंगा आ जाएगा। भैया नहीं आए ना तुम्हारी खोपड़ी में कुछ भी यार, बहुत समझाना पड़ता है, तुम खत्म आदमी हो भाई। ये कौन थीटा है, कौन थीटा निकालना है, मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस आर है, तो डायगोनल कितना हो गया, आर आर टू आर हो गया। जैसे मुझे सीडी निकालना है, सीडी कैसे निकालूंगा, ये कर्ण है, ये बेस है, थीटा के लिए सटी साइड बेस है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है। बेस कर्ण में क्या रिलेशन बताता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 2r, तो यहां से सीडी क्या आ जाएगा, 2r कॉस थीटा नहीं आ गया। इसी तरीके से ये 2r साइन थीटा आ जाएगा, 2r साइन थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर सब कुछ आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको ये दिया सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों, 2r कॉस थीटा, और चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 2r साइन थीटा। ये हो गया। सवाल में मेरे दोस्तों वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू दी आपको पाई बटे रूट 3, सर्कल के एरिया रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, गौर से देखेंगे, आर स्क्वायर से बच्चों आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। नीचे एक तो 2 रह गया, एक तो 2 रह गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर आगे यहां से 1 बटे रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से साइन 2 थीटा आ गया रूट 3 बटे 2, साइन 2 थीटा रूट 3 बटे 2 आ गया। रूट 3 बटे 2 क्या होता है, साइन 60, यानी कि 2 थीटा 60 आ गया। 2 थीटा 60 है तो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई, 30 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो आपसे पूछा है टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होता है 1 बटे रूट 3, टेन 30 डिग्री होता है 1 बटे रूट 3। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बेसिक से जल्दी जल्दी बताया मैंने। 2 क्यों आया बेटे, ये मैंने रेडियस को आर माना है तो 2r नहीं हो गया डायगोनल, ये डायगोनल r प्लस आर 2r नहीं हो गया। डायमीटर व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। ये हो गया बेसिक तरीका, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बाढ़ में जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज्यादा समय भी नहीं है आपके पास समझने का। चलो मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका है तीसरी आंख खोल के, हिट एंड ट्रायल से, अंदाजा से, ठीक है मेरे प्यारे। मेरी जिंदगी का जो मकसद है, हमारी जिंदगी का जो मकसद है मेरे प्यारे भाई, वो एंगल थीटा का मान निकालना है। कौन थीटा का मान निकल गया तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बोलो हां। आपको सवाल में दिया है कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना है, सर्कल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो पाई रेशियो रूट 3 है। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां मेरे दोस्तों पाई है, रेडियस तो आर स्क्वायर तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेडियस 1 हो। भाई पाई गुणा 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। अभी नीचे भी लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए मेरे दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा रूट 3 गुणा 1 ये लिख सकता हूं। तो हिट एंड टेल्स में हवा में मैं तीर मार रहा हूं, हवा में बोला है कि भुजा ए बी बड़ी है बी सी छोटे, रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। अच्छा रूट 3 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे दोस्त भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयत की लंबाई ये रूट 3 हो और चौड़ाई मेरे दोस्तों 1 हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 हो, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कहीं रेडियस 1 तो नहीं, कहीं रेडियस 1 तो नहीं, ये 1, ये भी 1 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि पूरा क्या आ गया, 2 आ गया। ये पूरा क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। ये पूरा क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया। और आप अगर गौर से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। 1 रूट 3 और 2 एक समकोण त्रिभुज है, 1 रूट 3 और 2 समकोण त्रिभुज है, 30 60 90 वाला। ये 30 60 90 वाला समकोण त्रिभुज है। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने रूट 3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। यानी कि मेरा अजम्पशन, मेरा तुक्का एकदम ठीक है। मैंने जो तीर चलाए हवा में बिल्कुल फिट बैठे हैं, यानी कि हवा में तीर चला के मैंने निकाला कि थीटा का मान 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री 1/√3 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/√3। बहुत ही अच्छा और गजब का सवाल था ये।
ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर होगा आपके सामने 20। दोनों तरीकों से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 20 फटाफट बनाएं। All the vertices of a rectangle lie on a circle of radius r. If the perimeter of the rectangle is p, then the area of rectangle. बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इसी कंसेप्ट पे बोला है, एक आयत के सभी शीर्ष त्रिज्या आर के वृत्त पर स्थित हैं। सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि एक आयत के सभी शीर्ष त्रिज्या आर के वृत्त पर स्थित हैं। यदि आयत का परिमाप p है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कैट में भी ये आया है मेरे दोस्तों, एसएससी में भी आ सकता है। हो सकता है यहां पर कोई वैल्यू दे के पूछ, वैल्यू भी दे सकता है भाई यहां पे, तो पी की जगह हो सकता है यहां पे वैल्यू दे दे कि आयत का परिमाप 10 है, क्षेत्रफल बताओ, ऐसे भी बन सकता है सवाल। तो मेरे दोस्त गोरा गोरा आयत है, आयत के जो सभी शीर्ष हैं, आयत के जो चारों शीर्ष है मेरे दोस्तों, वो वृत्त की परिधि पर हैं। ये वृत्त की परिधि पर है, 1 2 3 4 चारों शीर्ष। मैंने मान लिया कि आयत की लंबाई l है, आयत की जो चौड़ाई है b है। तो ये जो आयत के सभी शीर्ष हैं त्रिज्या r के वृत्त पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? r। सर्कल की जो त्रिज्या है वो r है, तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 2r। भाई जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, जो आयत का विकर्ण है, वही सर्कल का डायमीटर है। दोनों एक ही बात है। ये जो है ये आयत का विकर्ण भी है मेरे प्यारे भाई, और ये सर्कल का व्यास भी है। सेंटर इसी लाइन पर होगा। सर्कल की रेडियस r है तो व्यास कितना होगा? 2r। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? 4r स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर। आयत का परिमाप p, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये आयत का परिमाप है p के बराबर। तो यहां से मेरे दोस्तों जो 2 है 2 नीचे आ जाएगा मेरे प्यार भी, बटे में 2 आएगा। मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मेरे पास से दो इक्वेशन है, मुझे यहां से एल गुणा बी निकालना है। एल गुणा पी कैसे आएगा? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं यहां पे इस चीज का स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, ये हो जाएगा। बराबर होगा मेरे दोस्तों पी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दे रखा है? ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 4r स्क्वायर दे रखा है। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर यही तो 4r स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 4r स्क्वायर मेरे दोस्तों लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4r स्क्वायर। ये ट्वाइस एल बी आ गया, तो एल बी कितना आ गया मेरे दोस्तों? आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 नीचे आएगा बट्टे में, इस पूरे को 2 से भाग देंगे। पी स्क्वायर बटे 4 को 2 से भाग देंगे, पी स्क्वायर बटे 8 माइनस अलग अलग भाग दे दो को, इससे भी को भी इसको भी। 4r स्क्वायर को 2 से भाग देंगे, माइनस 2r स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे दोस्तों पी स्क्वायर बटे 8 माइनस 2r स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। गजब का सवाल। मजा आया ना सवाल करके? देखिए इस सवाल में ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल हो गया, इस सवाल में अलजेब्रा का भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है 21। 2 3 क्वेश्चन और हैं फिर ये समाप्त हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, सोचो जरा। ये सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ये सीडीएस के एग्जाम्स में आया है, सीडीएस की परीक्षा में। करके बताओ, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का सवाल है ये। बनाएं, जल्दी से बनाएं।
जी। दिस सवाल इज वेरी वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी भयंकर सवाल। ए स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया इज कट फ्रॉम ए रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर। एक स्क्वायर ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया का रेक्टेंगल से काटा जाता है, लिविंग बिहाइंड ए स्मॉलर रेक्टेंगल, और वर्ग काटने के बाद एक छोटा आयत शेष बचता है। ये आयत है, इससे अधिकतम साइज का एक स्क्वायर काटा जाता है। स्क्वायर काटने के बाद एक छोटा रेक्टेंगल और बचता है। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, अगर छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात वही है इज इक्वल टू द ओरिजिनल रेक्टेंगल, छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ओरिजिनल आयत की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के बराबर है, तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया और जो हमने स्क्वायर कट किया है उनके एरिया का रेशियो बताओ। ये सवाल में आपसे पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये मेरे दोस्तों। सवाल में पूछा क्या है, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि छोटे रेक्टेंगल के एरिया और जो स्क्वायर कट आउट किया है उसके एरिया का अनुपात आप बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। मैंने चित्र इस तरीके से बनाया कि रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। साफ सभी को यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। अब इससे अधिकतम साइज का स्क्वायर काटा जाता है, तो भैया इससे वर्ग काटा जाएगा, तो वर्ग तो ऐसी कटेगा ना, वर्ग तो बच्चों ऐसी कटेगा मेरे प्यारे भाई। अगर इससे अधिकतम साइज का एक वर्ग काटा जाता है तो वर्ग तो ऐसे ही कटेगा मेरे दोस्त। कट गया वर्ग, काट दिया मैंने। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी मेरे प्यारे भाई, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग काटने के बाद ये छोटू रेक्टेंगल बच गया, ये छोटू रेक्टेंगल बच गया मेरे प्यारे भाई। बोला है इस छोटे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात वही है जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। बोलो हाँ, ठीक है भाई। तो भैया मैंने मान लिया कि ये जो रेक्टेंगल है इससे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर काटा गया, तो स्क्वायर ऐसे ही कटेगा, कोने से ही मेरे दोस्तों, और एक छोटा रेक्टेंगल ये बच गया। हमने मान लिया कि माना ये जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, इसकी जो भुजाएं 1 है। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। मैंने मान लिया कि जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों, इसकी जो चारों भुजाएं बराबर है 1 1 1 1। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 1। तो भैया ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि जो छोटा रेक्टेंगल है, छोटे रेक्टेंगल की ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। अब आपको इसकी और जरूरत है। और मैंने मान लिया कि भाई ये लेंथ नहीं पता, इसको मैंने मान लिया कि माना ये एक्स है। एक को तो 1 मान लिया, इसको थोड़ा ना कुछ मान सकता हूं। जब मुझे दो चीज लेट करनी है, चलो एक को मैंने फिक्स वैल्यू मान ली, दूसरे को तो वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, इसको मैंने एक्स मान लिया। अब आप मुझे बताओ ओरिजिनल रेक्टेंगल की ये भुजा, ओरिजिनल रेक्टेंगल की साइड कितनी है? ओरिजिनल रेक्टेंगल की साइड कितनी है? 1। ओरिजिनल रेक्टेंगल की जो भुजा है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक ये कितनी है? x+1, x+1। यानी कि ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई x+1 है और ओरिजिनल रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो 1 है। तो सवाल में बोला है कि छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात वही है जो बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई का है ना। ये मेरे दोस्तों आया, ओरिजिनल आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो ये है। अब छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो भी यही होना चाहिए। अब ये नहीं पता कि छोटे आयत में लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। अगर मैं x को लंबाई मानता हूं, चौड़ाई 1 मानता हूं, तो क्या ये बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यहां से तो 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब छोटे आयत में ये लेंथ बड़ी होगी और ये छोटी होगी मेरे दोस्तों। यानी छोटे आयत में मेरे दोस्तों, छोटे आयत की लंबाई 1 होगी और चौड़ाई x होगी, 1/x। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल की लंबाई x+1 है, चौड़ाई 1 है। छोटे रेक्टेंगल की मेरे प्यारे में लंबाई 1 होगी और ये चौड़ाई x होगी, दोनों का अनुपात बराबर है। सवाल में बोला गया है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x बराबर 1 आ गया, तो x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण से आप x का मान निकाल सकते हैं सॉल्व करके। x का मान आएगा माइनस का b -1 प्लस माइनस √b² -4ac। तो 1 का स्क्वायर -4ac करेंगे तो 4 गुणा -1 5 आ जाएगा,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी का माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 एकम 2 सिखाया है। देखिए x एक तरह की लंबाई है, लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होती, इसलिए मैं माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा, मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये x का मान आ गया। आप कहोगे सर x के मान के करें क्या, ये पूछा थोड़ा है सवाल में, तो पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि छोटे रेक्टेंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताओ। भाई छोटे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, छोटे रेक्टेंगल का एरिया है, छोटे रेक्टेंगल की लंबाई 1 है, चौड़ाई x है, छोटे रेक्टेंगल का एरिया ये है मेरे प्यारे भाई। स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की भुजा 1 है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग। यानी कि सवाल में आपसे पूछा है छोटे रेक्टेंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो, x का मान ही पूछा है आपसे। और x का मान मैंने क्या निकाला है, x का मान मैंने निकाला है √5 - 1/2, यही x का मान निकाला है √5 - 1/2, और यही सवाल का आंसर है जो कि डी ऑप्शन है। गजब का सवाल था, गजब का, बिल्कुल होगा अंकित। बच्चे पता क्या क्या गड़बड़ करते हैं ऐसे सवालों में, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, है ना, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, दो दो वैल्यू ले आएंगे, हालांकि आंसर वहां से भी आएगा। मानेंगे कि छोटे स्क्वायर की भुजा x है, ये लेंथ y है, दो दो वेरिएबल घुसा दे रहे हैं। जब आपको दो वैल्यू का रेशियो यानी कि अनुपात निकालना हो, जब आपको दो वैल्यू का अनुपात निकालना हो, तो आपको x और y मानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अनुपात निकालना है। आप हमेशा ऐसे सवालों में एक वैल्यू को x माना करो और दूसरी को 1 माना करो। इससे फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा x। अच्छा सवाल था सीडीएस का प्रीवियस सर, सभी को समझ में आया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 22 करो बच्चों, 22 नंबर सवाल बनाएं। सवाल नंबर 22 आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ज्योमेट्री आता हो अच्छे लेवल का और ये सवाल ना आया हो। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसमें ज्योमेट्री आया हो और ये सवाल ना आया हो। बताएं मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने चित्र दिया है, दिए गए चित्र में कोने में दिए गए आयत की माप 10x20 है। चित्र है, चित्र में मेरे दोस्तों सर्कल बना है, ये कोने में एक रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल की माप 10x20 है। आयत के कोने पर स्थित बिंदु है, आयत का जो कोना है, ये वाला जो कोना है, ये सर्कल पर है, कोना जो है सर्कल पर है। आपसे पूछा सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्लियर है, आपसे पूछा सर्कल की रेडियस क्या होगी। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई यहां पर एक चित्र दिया गया है, चित्र में मेरे दोस्तों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो साइड है वो 10x20 का है, ये 10 है, ये 20 है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी, फटाफट आपको बताना है। ये लेंथ यहां से यहां तक की 10 है, ये लेंथ यहां से यहां तक की 20 है, एक स्क्वायर ही होगा वर्ग। अब रेक्टेंगल के अंदर तो सर्कल बन नहीं सकता ना, इसके अंदर सर्कल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे क्या, अगर सर्कल बनाए तो स्क्वायर वर्ग के अंदर ही बना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला जो बाहर है वर्ग ही होगा, बोला नहीं है पर आप खुद से कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर मेरे प्यारे भाई O है, मुझे सर्कल की रेडियस बतानी है, ठीक है भाई, ये सवाल है। मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाए और लेंथ की बात चलो, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर, लेंथ की बात चल रही हो मेरे प्यारे भाई, आपको 90 डिग्री जैसे ही दिखा वैसे ही वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल से सवाल सॉल्व होगा। भाई मैंने मान लिया कि माने सर्कल की जो रेडियस है r है, ये सर्कल की रेडियस r, मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों यहां पर इस सर्कल की जो रेडियस है r है, ये मुझे निकालना है r, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप मुझे बताओ ये भी सर्कल की रेडियस है r, ये तो यहां से यहां तक सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों r, आप बोलोगे हाँ सर ये भी सर्कल की रेडियस है r। अब ये 10 है, ये 10 है तो इसके सामने ये भी 10 ही होगा। अगर मैं यहां पे मेरे दोस्तों इसके सामने जस्ट देखूं, ये 10 है, तो यहां पे सीधा सीधा खींचो, तो इसके सामने मेरे प्यारे भाई अगर ये 10 है तो इसके सामने ये भी तो 10 होगा, यहां से यहां तक 10 ही होगा। तो लेंथ कितनी बचेगी, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी बचेगी,
ये लेंथ r-10 बचेगी, तो सर्कल की रेडियस है पूरी r, सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस होती है मेरे दोस्तों 90 डिग्री। ये भी, ये कितना बचा r-10, आप बोलोगे हाँ सर r-10, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। मेरे प्यारे भाई, ये भी तो सर्कल की रेडियस है, ये भी तो सर्कल की रेडियस है आर, ये भी तो सर्कल की रेडियस है आर, ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, अगर ये आर है तो ये भी तो आर होगा आर, ये आर है, ये भी तो यहां से यहां तक आर होगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इस लेंथ की बात पूछूं, ये भी तो पूरा आर ही होगा, इसके सामने जस्ट है आर, आर, बोलो। अब बताओ बच्चों ये कितना, ये 20 है, ये 20 है मेरे प्यारे भाई, तो कितना बचा है r-20 बचा कि नहीं, r-20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें r है, ये r-10 है, r-20 है, लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। r-20, r-20, r-10 और r, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं है, यही बेसिक है ऋषभ जी, पाइथागोरस थ्योरम तक लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में था, अच्छा नवीन, मॉक टेस्ट में होगा जरूर, कोई फेमस सवाल है भाई, ठीक है ना। बताओ, आप ये देखिए 10-10 के गैप पे है, r-20 में 10 जोड़ो r-10 आ गया, r-10 में 10 जोड़ो r आ गया। भाई अगर मेरे दोस्तों ट्रिपलेट समांतर श्रेणी में, एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसकी भुजाएं समांतर श्रेणी में होते 3-4-5, 3-4-5, यहां पर इस समांतर श्रेणी में 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप, तो मेरे दोस्तों 10 से गुणा करेंगे 30-40-50, यानी कि 30-40-50 होगा मेरे प्यारे में, रेडियस जो होगी 50 होगी, 50, ये 50 है, ये 40 है, और ये मेरे दोस्तों 30 है। 50-20 30, 50-10 40, रेडियस 50, 50 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 60 नहीं है। एक ही पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसा है जिसकी भुजाएं समांतर श्रेणी में होती है 3-4-5, यहां पे 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप बनाने के लिए 10 से गुणा, तो 30-40-50 होंगी साइड, रेडियस कितनी होगी 50। बेहतरीन सवाल है, गजब का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 23, लास्ट सवाल आपके सामने, करके बताओ, लास्ट सवाल करके बताओ मेरे प्यारे भाई जी। चलिए, इस सवाल को मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, सवाल 2012 के मेंस के पेपर का था, मेंस में जो सवाल आया था वो ये वाला था जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे पूछ रहा हूं कि आयत पी क्यू आर एस और आयत क्यू एस यू टी, आयत क्यू एस यू टी, इन दोनों आयत के एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो, ये सवाल है, आयत पी क्यू आर एस और आयत क्यू एस यू टी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताओ। सवाल पढ़ो, सोचो, समझो, करके बताओ।
करो 9/2। 9/2। कुछ भी मत बोलो आप, कुछ भी मत बोलो। सवाल को पहले ढंग से पढ़ेंगे। बोला है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके आयाम पी क्यू 12 है, पी एस 9 है। क्यू टी यूएस एक आयत खींचा गया, क्यू टी यूएस भी एक आयत खींचा गया है। क्यू एस यू टी बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो। इसका विकर्ण क्यू एस से एक दूसरा आयत बनाया गया है ना। इसके देखो पी क्यू आर एस एक आयत है, इसके विकर्ण क्यू एस पे एक और आयत बनाया गया है। जो पहले आयत के आर बिंदु को यहां पे कट करता है, जो पहले आयत के पॉइंट आर को कट करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया ट्राइंगल क्यू आर टी का एरिया। सवाल के अनुसार आपसे यहां पर ट्राइंगल क्यू आर टी का एरिया पूछा गया है मेरे प्यार भी, क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, पी क्यू 12 है और पी एस जो है वो 9 में। डायग्राम को बड़ा कर दूं, आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया से कर दीजिए। पी क्यू 12 है, ओके, और पी एस 9 है। जो सवाल आया था 2012 के मेंस में, वो सवाल आया था कि ये बताओ, सभी को सवाल समझ में आ गया ना। ये पी क्यू आर एस आयत है, इसके डायगोनल पे एक और आयत बनाएगा, ये यहां पे आर कट करता हुआ जा रहा है। क्यू एस यू टी और पी क्यू आर एस दोनों के एरिया का अनुपात आपको बताना है जल्दी से। भाई हमने आपको ये बताया था, दो कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखे हैं कि जैसे आयत है, जब भी हम आयत का डायगोनल खींचते हैं, जब हम आयत का विकर्ण खींचते तो दो ट्रायंगल बनते, दोनों का एरिया बराबर होगा। ये सिखाया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरा कंसेप्ट कि अगर आपके पास एक आयत है, आयत के अंदर अगर मैं एक त्रिभुज खींचता हूं इस प्रकार से, आयत के अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार से खींचा जाता है अगर, कि भाई त्रिभुज की एक भुजा आयत की भुजा के बराबर है, त्रिभुज की एक भुजा आयत की एक भुजा के बराबर है, तो भी एरिया बराबर होता है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट मेरे दोस्तों। और बचा खुचा ये जो एरिया है, जो बचा खुचा एरिया, ये भी 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप एक बात देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो एरिया है ये इसके बराबर है, और ये जो एरिया है इन दोनों के बराबर है। भाई इन दोनों का जो एरिया है वो ये और इन दोनों का एरिया बराबर ही है सब। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस का एरिया अगर 2 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो क्यू एस यू टी का एरिया भी ये 1 और 1 2 यूनिट ही आएगा। तो दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया 1:1। बहुत सिंपल बात है, दोनों का एरिया बराबर हो गया 1:1। 4:5 नहीं, पता नहीं तुम सटिया गए हो बुढ़ापे में हैं। अबे घोंचो, अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। अब इस आयत को देखो क्यू एस यू टी, इस आयत को देखो क्यू एस यू टी को, ये 1 है तो इन दोनों का सम ये भी तो 1 है, इन दोनों का सम ये भी तो 1 है, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, पूरा 2:2 क्या आएगा 1:1। दोनों का एरिया बराबर है। ठीक, चलिए ये सवाल तो बहुत पुराना हो गया, ये एग्जाम में पूछा भी है। मैं आपसे ये लेटेस्ट चीज पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों कि ये भुजा 12 है, ये 9 है, 12 है 9 है, तो आप मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या होगा, इससे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये भी तो पूछा जा सकता है पेपर में, मैंने नया क्वेश्चन बनाया है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, जल्दी से करके बताओ। 12 है, ये 9 है, लगा दो, ऐसे सवाल हो जाए 1 मिनट। ठीक है भाई, देखो सवाल को करने के तरीके जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके सवाल को करने के हैं। आए थे तो मेरे दोस्तों ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब ये भुजा 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा मेरे दोस्तों। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया मेरे प्यारे भाई। तो जो ये एरिया है वही ये एरिया निकलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सटे हुए ना, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल सटा के बनाए जाते हैं सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। जो ये एरिया वही एरिया निकलेगा, मुझे मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर, अभी समझाया कि भाई अगर ये समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर डाला गया, ये साइड 9 है 12 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा भाई, 9-12 रेशियो कितना है 3-4, 9 और 12 का रेशियो कितना है 3-4, तो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, 9 रेशियो 16 होगा। अगर मैं ये रेशियो निकालने की बात करूं तो 9 रेशियो 16 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 9 रेशियो 16, 9 रेशियो 16। आप बोलोगे सर मुझे क्यूआरटी का एरिया निकालना है,
भाई टोटल एरिया कितना है? आप जानते हैं कि एरिया जिस रेशियो में होगा बेस भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। एरिया जिस रेशियो में होगा बेस भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप मुझे बताओ इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? आयत का आधा, रेक्टेंगल का आधा। रेक्टेंगल का एरिया 12 × 108 लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 12 × 108, 108 का आधा 54। पूरे ट्राइंगल का एरिया 54 है। ये खींची गई C1। अगर C1 ये खींची गई है बेस 9:16 के रेशियो में, तो एरिया भी 9:16 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। एरिया 9 यूनिट आपको निकालना है। एरिया निकालना है आपको 9 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया? 9 + 16 25। तो 54 का 9/25 आ गया है मेरे प्यारे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको करना है। तो मेरे दोस्तों ऊपर नीचे 4 से गुणा हो जाएगी। 25 से भाग देने का आसान तरीका ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, क्योंकि नीचे तो हो जाएगा 100, ऊपर ये आ जाएगा। तो 4 नाम 36, 6 चौक 24, 4 आएगा एंड में 19.44 इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोमल कह रहे हैं 16 कैसा है? कोमल भाई इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया हमने। ये वाला कंसेप्ट लगा, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट कि अगर ये साइड 9 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, तो एडी से सीडी का जो अनुपात होता है इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर है भाई। 9 और 12 का अनुपात किससे कट रहा है? 3 × 9, 3 चौक 12, 3:4, 3:4 का स्क्वायर 9:16 होगा। एडी से सीडी का रेशियो 9:16 होगा। ठीक है, इसी के साथ ये समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको रेक्टेंगल भी पढ़ा दिया, स्क्वायर भी पढ़ा दिया। प्री और मेंस सारे लेवल के सवाल हो गए। देखिए प्री में बहुत ज्यादा आता नहीं, इस पे मेंस में इक्का दुक्का सवाल आए, इसलिए इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कम है। अब आगे चलेंगे, अगली शीट लगवाता हूं। ठीक है भाई, ज्योमेट्री की शीट नंबर 13, और इस शीट को खत्म करने के बाद केवल हमारा सर्कल बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ हो गया। ट्राइंगल हमने पूरा पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल आधा हो गया, इसके बाद केवल सर्कल रह जाएगा शीट नंबर 13 खत्म करने के बाद। और सर्कल को ढंग से पढ़ना है अपन को। ठीक है जी श्रेया, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है त्रिभुज में, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है ना, छोड़ दो किशोर। ओके, श्री श्री भाई जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने इसमें C1 खींची, C1 ये 9:16 है, तो 9:16 में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, इस ट्राइंगल का एरिया, तो क्या करना है? पूरे ट्राइंगल के एरिया का 9 यूनिट है, 9 यूनिट लेंगे। और टोटल क्या है? टोटल है 9 + 16 25, क्या आ जाएगा? अनुपात नहीं पढ़ा क्या आपने? ठीक है जी, चलो मेरे प्यारे भाई, ज्योमेट्री की तीसरी शीट है, इसमें आपको पढ़ना है हमारे बचे हुए चतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बच्चे। हमको पढ़ना है रोम्बस समचतुर्भुज, और हमको पढ़ना है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। चलिए नाम बाद में बताऊंगा, सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। मॉडर्न भाषा में इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऐसे दो लाइन, और ऊपर लिख देंगे GM, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले बेसिक थ्योरी, फिर उस पर सवाल। चलिए मेरे प्यारे, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अगर आपसे कोई ये पूछे कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, तो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जैसे कि आपके सामने यहां पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर पैरेलल होती हैं, उससे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है।
जैसे कि मेरे प्यारे भाई यहां पर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। भुजा AB जो है वो CD के पैरेलल है। भुजा AD जो है मेरे प्यारे भाई, AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। कैसा चतुर्भुज? जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं अब अगले कंसेप्ट की तरफ। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई हमने आपको यह पढ़ाया है कि अगर दो लाइन समांतर हैं, अगर दो लाइन समांतर है मेरे प्यारे भाई, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, तो अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं बच्चों। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, थीटा ही थीटा। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है थीटा, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये स्ट्रेट लाइन है मेरे प्यारे भाई, सीधी रेखा अगर ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने आपको ये कंसेप्ट भी सिखाया हुआ है कि अगर दो लाइन समांतर है, उनकी त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, तो ये जो कोण बनेंगे एक तरफ, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। भाई अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, है ना। अगर मेरे दोस्तों समांतर रेखाएं, उनकी त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक साइड ये जो कोण बनेंगे, एडजेसेंट कोण जो बनेंगे, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला कोण थीटा है, मैं आपसे कहता हूं ये वाला कोण थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये BC और AD पैरेलल हैं, ये BC और AD पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा? फिर ये एडजेसेंट कोण है, दो लाइन समांतर है, त्रियक रेखा है, ये एडजेसेंट कोण है, इनका सम 180 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये वाला कोण कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये कोण होगा 180 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई आपको समझना है कि लाइन AB है और ये CD दोनों समांतर हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, AB और CD समांतर है, ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, तो इन दोनों का सम ये लगातार कोण 180 होना चाहिए। बच्चों अगर 180 माइनस थीटा है तो ये कोण कितना होगा मेरे प्यारे भाई? थीटा होगा। ये कोण कितना होगा प्यारे स्टूडेंट्स? ये कोण थीटा होगा। बोलो बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से बच्चों ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा है। अगर ये कोण थीटा है बच्चों तो ये कोण कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यानी कि पैरेललोग्राम में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B जो है मेरे प्यारे भाई वो एंगल D के बराबर होगा। लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये थीटा मेरे दोस्तों, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर नहीं होते हैं, केवल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर गौर से मेरे प्यारे भाई बात करूं मैं आपसे, तो समांतर चतुर्भुज के जो एंगल हैं वो मेरे प्यारे भाई एक स्पेसिफिक नेचर दिखाते हैं। समांतर चतुर्भुज के चारों कोण, भाई एक कोण थीटा है, फिर दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर तीसरा थीटा, फिर चौथा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोण इस तरीके के होते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका जो अनुपात है x रेशियो y रेशियो x रेशियो y, यानी कि पहला और तीसरा कोण बराबर होगा, पहला तीसरा बराबर होगा, दूसरा चौथा कोण बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के जो चारों कोणों का अनुपात है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी इसमें एक धेले की तकलीफ नहीं है।
बच्चों आप सभी को एक कंसेप्ट समझ आया? आकाश कहने सर सब आता है बेटे, कुछ नहीं आता तुम्हें। दोनों ट्रायंगल का एरिया मिला के कपिल जी, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जैसे मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, ये बताएं। कपिल आप बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते कि मैं क्या कहता हूं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो केवल। बोला यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात 3:11:3:11 है तो चतुर्भुज आवश्यक रूप से क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का अनुपात 3:11:3:11 है तो चारों कोण अगर इस अनुपात में, तो चतुर्भुज क्या होगा। कुछ गारंटी होना हो, x/y दिखाई दे रहा है तो चतुर्भुज पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है भाई, बता दिया मैंने मोनू, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया? ये हटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं अब इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। मुझे और चीजें समझानी में हटा रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सिखा दे कि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। 180 माइनस थीटा कैसे है मोनू जी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से आया है। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से प्यारे बच्चों। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का ये विकर्ण खींचता हूं, विकर्ण ये इसका डायगोनल है, मैं समांतर चतुर्भुज का मेरे प्यारे भाई ये विकर्ण खींचता हूं। दूसरा चित्र बनाएंगे, दूसरा 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 चित्र बनाओ। पैरेललोग्राम का मैंने डायगोनल खींचा एसी, हमने पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचा है मेरे प्यारे भी एसी। तो आप मुझे बताओ क्या होगा। पढ़ा है कि अगर दो लाइन समांतर है मेरे प्यारे भी तो अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये कोण एल्फा है, आपका एल्फा, तो ये वाला कोण भी एल्फा ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर ये कोण एल्फा है तो ये भी एल्फा ही होगा, ठीक। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे भाई गौर से सुनिएगा, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा मेरे प्यारे भाई। ये वाला कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण बीटा लिख लेते हैं। अगर ये वाला एंगल मेरे दोस्तों बीटा है तो ये वाला कोण भी बीटा ही होगा, ये कोण भी बीटा ही होगा। अल्टरनेट कोण हमेशा बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं इसका अगर दूसरा डायगोनल खींचता हूं, दूसरा विकर्ण खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, दूसरा विकर्ण मैं खींचता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आप ये बात अच्छी तरीके जानते कि दोनों लाइन समांतर हैं, डीसी और एबी समांतर है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा, तो अल्टरनेट कोण बराबर होंगे। अगर ये मेरे दोस्तों ये अल्फा बीटा गामा थीटा, अगर ये कोण गामा है मेरे प्यारे भी तो ये भी तो गामा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और बच्चों अगर ये वाला कोण थीटा है, थीटा, तो बच्चे ये वाला कोण भी थीटा ही होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि ये होती है कैंची फिगर। ये मेरे प्यारे में कैंची फिगर होती है, कैंची फिगर, कैंची फिगर। सिमिलरिटी में मैंने आपको पढ़ाई थी कैंची फिगर, ये कैंची फिगर होती है मेरे दोस्तों। जब भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है मेरे दोस्तों इसके बराबर है। बोलो हाँ। यानी कि पैरेललोग्राम में मेरे प्यारे भाई आमने सामने के जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो
चलिए, अब मैं यहां से एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा, वो पहले बतानी चाहिए थी। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी। हमने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की परिभाषा क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं जो है मेरे दोस्तों वो समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर। अगर मैं इसका डायगोनल खींचता हूं मेरे दोस्तों, इसका विकर्ण खींचता हूं, तो हमें यह बात पता है कि आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये कोण भी थीटा है। आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। बच्चों, ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा है। ये कोण अगर बीटा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये वाला कोण भी बीटा है। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए? ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए कि नहीं हो गए? आप बोलोगे सर कैसे? ये दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर हैं, अल्फा बीटा थीटा। ये देखिए अल्फा बीटा थीटा, इन दोनों त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ सर बराबर है। देखो यहां भी थीटा के सामने बीडी है, यहां भी थीटा के सामने बीडी है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम होने से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी और मेरे प्यारे भाई ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी डी और ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। गौर से देखा जाए ये दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर है तो सिमिलर है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड से में यहां भी थीटा के सामने विकर्ण बी डी है, यहां भी थीटा के सामने बच्चों विकर्ण बी डी है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ओके है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी बराबर होगा। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग भुजाएं कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुजों में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होती है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां सर। बच्चों अगर यहां मेरे प्यारे भाई बीटा के सामने स्मॉल ए है, भाई यहां बीटा के सामने अगर स्मॉल ए है तो यहां भी बीटा के सामने स्मॉल ए होगा, यानी कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। बच्चों अगर यहां अल्फा के सामने आपका स्मॉल बी है तो यहां भी अल्फा के सामने दूसरे त्रिभुज में स्मॉल बी होगा। तो अगला कंसेप्ट यह निकल के आता है कि पैरेललोग्राम में चूंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर होंगी मेरे दोस्तों। ये बराबर होगा ए के, बी बी के बराबर होगा मेरे दोस्तों। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां साइड ए बी जो है वो साइड सी डी के बराबर है और भुजा बीसी जो है वो भुजा एडी के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, ठीक है ना? क्यों होगा ऐसा? मैंने एक डायगोनल खींचा तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कैसे हैं? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। बीटा के सामने वाली लेंथ या बीटा के सामने वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है? तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है बच्चों, ये स्मॉल बी है मेरे प्यारे बच्चे, स्मॉल बी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? है ना? ओके। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना? जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने पैरेललोग्राम खींचा, पैरेललोग्राम ये मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम खींचा समांतर चतुर्भुज। अब मैं इसका डायगोनल खींचता हूं, डायगोनल। तो डायगोनल खींचने से बच्चों ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पैरेललोग्राम की भुजाएं अलग अलग है। ये भुजा ए है तो ये भुजा बी है। भाई अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, दोनों भुजाएं अलग अलग है तो दोनों कोण भी अलग अलग होंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा ना होकर बीटा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती तो दोनों कोण भी बराबर बराबर हो जाते। दोनों भुजाएं अलग अलग है, दोनों कोण भी अलग अलग होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है? इस वजह से मेरे प्यारे भाई
अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही गामा और थीटा आपस में बराबर है। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, ये हाफ हाफ एंगल नहीं होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। अगर स्टूडेंट यहां पर गौर से देखा जाए तो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी, दो डायगोनल है। दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी, वो दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं। मैं आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आपको साफ साफ चित्र में भी दिखाई दे रहा है। आप इसको मैं आप थोड़ी देर में आपको प्रूफ भी करके बता दूंगा, लेकिन चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है। देखो ये वाला छोटा लग रहा है, ये छोटा विकर्ण लग रहा है देखने में ही, ये एक्यूट एंगल के सामने, छोटे कोण के सामने। ये देखो ये वाला विकर्ण देखने में बड़ा लग रहा है, देखो बड़ा लग रहा है। तो पैरेललोग्राम के जो दोनों विकर्ण हैं वो लंबाई में बराबर नहीं होते, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन पैरेललोग्राम के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब हम पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचते तो एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। पैरेललोग्राम का जो विकर्ण है एरिया को दो बराबर पार्ट्स में बांटता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एरिया को दो बराबर पार्ट्स में बांटता है। जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर यहां पर गौर से देखा जाए तो आमने सामने के दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग समय आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर गौर से देखा जाए, माना ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को यहां काटते हैं, ये पॉइंट ओ है, माना दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं मेरे प्यारे भाई, आमने सामने के जो ट्रायंगल हैं एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। गौर से आप देखोगे तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई जो ट्रायंगल बीओसी है, ट्रायंगल बीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आमने सामने के जो ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग समय बीओसी डीओए के सर्वांग समय ट्रायंगल डीओ, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखता है। आप कहोगे सर ये कैसे? देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो। आप देखो आमने सामने के इन दोनों त्रिभुजों को देखो, तीनों कोण बराबर हैं, ये अल्फा ये अल्फा, ये गामा ये गामा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है शीर्ष अभिमुख कोण। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इन आमने सामने के त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर है, आमने सामने के त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर है आमने सामने के त्रिभुजों के। ठीक है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो यहां पे इस एंगल के सामने ये भी स्मॉल ए है, यहां पे इस एंगल के सामने ये भी स्मॉल ए है, यानी कि करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम है। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। इस वाले एंगल के सामने यहां भी स्मॉल ए है, इस वाले एंगल के सामने यहां भी स्मॉल ए है। इस वजह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप बोलोगे हां जी सर, तो आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। बच्चों यहां अल्फा के सामने अगर डीओ है, अगर यहां अल्फा के सामने मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर यहां अल्फा के सामने डीओ है तो यहां अल्फा के सामने बीओ है, ये बराबर होगा। यानी कि बीओ की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो डीओ के बराबर होगी, डायगोनल बीडी का आधा। यहां गामा के सामने मेरे दोस्तों सीओ है,
तो यहां भी गामा के सामने मेरे दोस्तों एओ है, ये भी बराबर होगा। यानी कि सीओ की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो एओ के बराबर होगी, और दोनों बराबर है डायगोनल एसी का आधा, डायगोनल एसी का आधा। क्लियर है? आप बोलो डायगोनल यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्णों की लंबाई इक्वल नहीं होती। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की लंबाई अलग अलग होती है, बट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। जो ओडी है वही ओबी है, जो ओसी है वही ओए है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट ये कोण 90 डिग्री का थोड़ना, ये अल्फा ये गामा, ये 180 माइनस अल्फा गामा आएगा, बट नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर नहीं काटते। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये कोण 90 डिग्री का कतई नहीं है, इसलिए कोण जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते मेरे प्यारे भाई। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं काटते। समझ में आया? बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? हर एक बात को बहुत डिटेल में बता रहा हूं। आप बताओ, एक बार बताओ, आपने नौवीं क्लास में ही तो है पैरेललोग्राम, नौवीं क्लास में पैरेललोग्राम, समबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज सभी की थ्योरी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि नौवीं क्लास में भी आपके टीचर ने हर एक बात को इस तरीके से खोल खोल के नहीं बताया होगा। कल आपको रटवा दिया होगा कि ये पैरेललोग्राम होता है, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है, बाकी अंदर कुछ किसी ने नहीं समझाया। अरे फॉर्मूला तो बहुत बाद में आता है, पहले फिगर का स्ट्रक्चर आता है कि फिगर क्या मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त। इस एक छोटी सी फिगर के बनने से कितनी बातें छुपी हुई हैं, पहले तो वो समझना। ये तो ज्योमेट्री है, फॉर्मूला तो बाद में आता है, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है ना। हमने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें मैंने इसके दोनों विकर्ण खींचे, आमने सामने के ट्रायंगल सर्वांग सम है। आर एस अग्रवाल रट के काम चलाया बस है। आमने सामने के ट्रायंगल सर्वांग सम है। अगर आमने सामने के ट्रायंगल सर्वांग सम है तो एरिया भी बराबर होगा। यानी कि बच्चों अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। इसका एरिया, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। एक बात गौर करने वाली है, जैसे आप इस त्रिभुज को देखो एबीडी को, यहां बना रहा हूं मैं, आप इस त्रिभुज को देखो गौर से, ये वाला त्रिभुज देखो ए बी डी, आप इस त्रिभुज को देखो गौर से, इसका मेरे दोस्तों डायगोनल बीडी का ये मिड पॉइंट है ओ, ये डायगोनल बीडी का मध्य बिंदु है ओ, और ये मेरे दोस्तों खींचा गया है एओ। आप जानते हैं कि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है। ट्राइंगल एबीडी को देखो, ओ मध्य बिंदु है तो एओ क्या होगी, इस ट्राइंगल की माध्यिका है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है, ट्राइंगल एओबी का एरिया 1 यूनिट है, तो ट्राइंगल एओडी का एरिया भी 1 यूनिट होना चाहिए। इन दोनों का ट्राइंगल एरिया बराबर होना चाहिए, इन दोनों त्रिभुजों का भी एरिया बराबर होना चाहिए। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है मेरे प्यारे भाई तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। आमने सामने के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट होगा। गौर करने वाली बात है, बहुत बारीक बात है कि सर्वांगसम आमने सामने के त्रिभुज हैं। केवल सर्वांगसम का मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं, पेरीमीटर बराबर है, एरिया बराबर है, लेकिन एरिया चारों ही त्रिभुज का सेम है। एरिया चारों ही त्रिभुजों का सेम है मेरे प्यार भाई। कॉन्ग्रुएंट ये चारों ट्राइंगल है मेरे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्राइंगल हैं, बट एरिया इन चारों त्रिभुजों का ही बराबर है। एरिया चारों ही त्रिभुजों का बराबर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट एक जैसे केवल आमने सामने के ट्राइंगल है, बट एरिया चारों का सेम है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर अच्छी तरीके से समझ में आया है। ये बात यहां तक किसी बालक को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? ये थी पैरेललोग्राम की सारी बेसिक सी थ्योरी।
सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। चलिए आगे चलें। अब इसके आगे का कंसेप्ट, चलो आगे का कंसेप्ट समझाने के लिए तो टाइम लगेगा, अब चलो कल करते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 2, आगे के कंसेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगा, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों। करके बताएं बच्चों, सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 2, सवाल प्री के पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। इन ए सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है मेरे दोस्तों ओ है। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है। ए सी बी ओ इज ए पैरेललोग्राम, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ, ए सी बी ओ एक पैरेललोग्राम है, जहां सी जो है वो माइनर आर्क ए बी पे है। तो एक सर्कल है, एक पैरेललोग्राम बना है ए सी बी ओ, जहां पॉइंट सी जो है माइनर आर्क ए बी पर है। तो पैरेललोग्राम कैसे बना होगा, समांतर चतुर्भुज कैसे बना होगा, इस तरीके से। चलो नहीं बन पा रहा है, टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो, एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई। ये समांतर चतुर्भुज बनाया गया ए सी बी ओ, ए सी बी ओ, ये समांतर चतुर्भुज है, और इसमें आमने सामने की जो साइड है मेरे दोस्तों वो समांतर है। ये पैरेललोग्राम बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। सी माइनर आर के बी पर है, देखो छोटा चाप है ए बी, ये छोटे चाप ए बी पर है पॉइंट सी। जब भी सर्कल है, सर्कल का मेरे दोस्तों अगर मैं लेता हूं तो छोटा चाप ये बड़ा चाप। आपसे पूछा एंगल एओबी, ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछा गया, बताएं मेरे प्यारे भाई। ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है एसीबीओ, इसी ऑर्डर में बनना चाहिए एसीबीओ। ऐसा नहीं कभी सी इधर हो गया बी उधर हो गया। अगर एसीबीओ बोला है तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ओ आएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, सर्कल की रेडियस ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी सर्कल की रेडियस है, भी रेडियस है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये तो रोम्बस बन गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई है भाई। इसका मैं डायगोनल खींचूंगा मेरे दोस्तों, इसका मैं डायगोनल खींचूंगा, ये भी स्मॉल आर हो गया। सेंटर से परिधि तक की दूरी तो सर्कल की रेडियस होती है, दो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। आर 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 इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। आर 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 ये भी 60 डिग्री का होगा। तो एंगल एओबी क्या आ गया, 60 60 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री सवाल का आंसर था। गजब का सवाल प्री के पेपर में पूछा गया था मेरे दोस्तों। आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। बाय।